Hello students, how are you all and how is your study going on? So everything is going well. Okay. So now I am going to start your chapter. The name of the chapter is Beat the Clock and it is chapter number 12. Chapter number 12 for class 8 students of बिहार बोर्ड. तो जो बच्चे बिहार बोर्ड के क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये चैप्टर का नाम है बीट द क्लॉक. तो बीट द क्लॉक का मतलब क्या है? क्लॉक को बीट करने का मतलब है टाइम को बीट करना, समय को मुट्ठी में करना, समय को अपनी मुट्ठी में करना, है ना. तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये. तो पहले हम लोग जरा सा वार्मर सेक्शन को देखते हैं कि इसमें क्या बातें हैं. सो बीट द क्लॉक सजेस्ट दैट यू फिनिश योर वर्क बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम. तो बीट द क्लॉक चैप्टर का कहना ये है, इसमें सजेशंस ये दिया गया है कि आप सब लोगों को अपना काम एक तय समय से पहले कर लेना चाहिए. दैट कुड ऑल्सो मीन दैट यू आर पंक्चुअल विथ टाइम. ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि आप पंक्चुअल हैं, आप सारे के सारे काम समय पर करते हैं. जो भी चीज़ें जिस समय शुरू होनी होती हैं, जिस समय आपको वहाँ पहुँचना होता है, आप उसके मिनट 2 मिनट 5 मिनट पहले पहुँच जाते हो. सो लॉन्ग as you are at school, you are expected to do everything as per the timetable. Discuss why it is important to do everything in school according to the timetable. तो आप लोग जरा सोच करके देखो कि जब तक आप स्कूल में होते हो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप सारा का सारा काम टाइम टेबल के हिसाब से करेंगे. इफ़ देयर आर 6 पीरियड्स, अगर 6 घंटियाँ हैं तो आप देखते होंगे कि हर घंटी का एवरी पीरियड का एक तय किया हुआ समय है. ये 40 या 50 मिनट का पीरियड होगा. पहला पीरियड में ये सब्जेक्ट डिस्कस होगा, दूसरे पीरियड में ये सब्जेक्ट डिस्कस होगा, तीसरे पीरियड में ये डिस्कस होगा, चौथे पीरियड में ये सब्जेक्ट डिस्कस होगा. उसके बाद एक लंच टिफ़िन ब्रेक भी हो सकता है, उसका भी एक तय समय होता है. ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट होता है कि हाँ आप लंच करने बैठ गए तो घंटों तक बैठ करके लंच कर सकते हैं. नहीं, there is a routine, there is a schedule and you have to follow it. तो स्कूल में यही बात होती है ना कि आपसे टीचर ये उम्मीद रखते हैं कि आप सारा का सारा काम टाइम टेबल के हिसाब से करोगे. आप अपने साथ बैग में किताबें, कॉपी ये सब भी टाइम टेबल के हिसाब से लोगे और जिस समय जो पीरियड जिस क्लासरूम में होना है आप वहाँ पर तय समय पर पहुँच जाओगे. तो आप जरा सोच करके देखो, आपस में बातें करके देखो कि ये क्यों ज़रूरी है कि हमारा स्कूल एक टाइम टेबल के हिसाब से चले. ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चैप्टर के एंड में भी बात करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. रिमझिम एश्योर्ड, डोंट वरी मॉम, आई जस्ट हैव 2 lessons टू डू, इट विल टेक नो टाइम, टुमारोज एग्जाम इज ए पीस ऑफ केक. तो रिमझिम नाम की एक बच्ची है जो अपनी मम्मी से ये बातें बोलती है कि मम्मी आप बिल्कुल चिंता ना करिए, मुझे तो बस 2 ही लेसन का काम करना है और इसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा. और वो ये भी एश्योर करती है कि जो कल का एग्ज़ाम है वो तो बहुत ही आसान एग्ज़ाम है. वो इतना आसान एग्ज़ाम है कि उसके लिए उसने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया, दैट इज़ पीस ऑफ केक. इतना आसान एग्ज़ाम है. So it was just 6 PM and as she sat down to study the phone bell rang. तो अभी अभी रिमझिम ने अपनी मम्मी से ये सारी बातें की और मम्मी को एश्योर किया कि वो जल्दी से 2 लेसन निपटा करके आ जाएगी. और ये समय कितना है, ये अभी शाम के 6 बज रहे हैं और जैसे ही वो पढ़ाई करने के लिए बैठती है उसकी फ़ोन की घंटी बजती है. और अब क्या होगा? आफ्टर ए marathon yapping sessions, Rimjim realized the time was 7:30 PM. Promising not to take any more calls, she sat down to study but could not find her notepad. तो देखते हैं कि क्या क्या समस्या आ रही है रिमझिम के पास में अपनी पढ़ाई को फिनिश करने के टारगेट से पहले. तो जैसे ही वो पढ़ने को बैठती है उसकी फ़ोन की घंटी बजती है और उसके बाद रिमझिम अपने किसी दोस्त किसी के साथ में 1 से 1.5 घंटे तक बातें करती है. इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मैराथन यैपिंग सेशन, है ना. तो इस बीच में वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से अपने किसी दोस्त के साथ में घंटों बात करती है, 1 से 1.5 घंटे बात करती है. और बात करते करते उसे पता चलता है कि अब तो 7:30 बज गए. नाउ इट इज़ 7:30 PM.
तो वो सेल्फ प्रॉमिस करती है, खुद से ही प्रॉमिस करती है कि नाउ शी विल नॉट टेक एनी मोर कॉल्स। अगर कहीं से कोई और भी फ़ोन आएगा उसके नंबर पे तो वो फ़ोन नहीं उठाएगी और वो फिर से पढ़ाई के लिए बैठ जाती है। अब लो एक और प्रॉब्लम, शी कुड नॉट फाइंड हर नोट पैड। अब उसका नोट पैड उसे नहीं मिलता है। अनदर हाफ एन आवर डाउन द ड्रेन, और फिर से अगला आधा घंटा उसका नोट पैड ढूंढने में ही खर्च हो जाता है। तो सपोज करो आप कैलकुलेट करके देखो कि अब कितने बज गए। अब मेरे ख्याल से 8 बज गए, तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये 2 घंटे तो उसके बर्बाद हो गए। बाय देन इट वाज डिनर टाइम एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सैट डाउन टू स्टडी इट वाज ऑलरेडी 9 PM। तो क्या होता है कि ये सारा कुछ करते करते डिनर टाइम आ गया और अब जब रिमझिम पढ़ने के लिए बैठने को तैयार हो पा रही है तो 9 बज चुके हैं, जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम। और अब उसके पास में बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले बस 1 घंटे का समय बचा है। तो हम लोगों ने इस सीन में क्या देखा, जरा सोचिए 1 मिनट को कि आपने इस सीन में अभी जो चीज़ें मैंने डिस्कस की उस बच्ची की पढ़ाई की तैयारी के बारे में और कैसे वो पढ़ाई के लिए प्लान करती है, मम्मी को एश्योर करती है, उसके पास फ़ोन की घंटी बजती है, वो फ़ोन में उसका घंटे 2 घंटे का समय चला जाता है, फिर उसके बाद वो नोट पैड ढूंढती है और फिर नोट पैड ढूंढने में भी उसका आधा से पौन घंटा समय चला जाता है और उसके बाद उसके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा, डिनर का भी समय हो रहा है, उसे पढ़ाई ख़त्म भी करनी है और उसे सोने भी जाना है। सो एवरीथिंग इज हैपहैज़र्ड नाउन, अब सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। सो आर यू टू बीटन बाय द टाइम वेस्टिंग बग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम वेस्टिंग बग, कि क्या आपको भी समय बर्बाद करने के कीड़े ने काट रखा है, जैसा इस लड़की के साथ में हो रहा है, जिस रिमझिम नाम की बच्ची के बारे में हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। देन मे बी इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम एंड नॉट लेट टाइम वेस्टर्स टेक ओवर। तो अगर आपको समय बर्बाद करने के कीड़े ने काट रखा है तो अब संभल जाने का वक्त आ गया है, अब सावधान होने का समय आ गया है कि अब आपको आपके पास जो भी समय अवेलेबल है उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कंट्रोल टाइम वेस्टर्स के हाथ में हो। टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम। आप जो कुछ भी अपने आप से करना करवाना चाहते हैं अच्छे से, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास में आपके समय का नियंत्रण, आपका कंट्रोल होना ही चाहिए। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू लूज द कंट्रोल देन हु विल टेक ओवर इट, टाइम वेस्टिंग बग विल टेक ओवर इट। अगर ये समय आपके हाथ में नहीं रहेगा तो जो समय बर्बाद करने का कीड़ा है, ये जो चीज़ें हैं वो उसमें कंट्रोल कर लेंगी और आपका समय इधर उधर ही चला जाएगा और आप अपने सोचे हुए काम को नहीं कर पाओगे, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी रिमझिम के केस में देखा। सो द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम। सो दिस इज अ वेरी गुड लाइन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम। अगर हम अपने चीज़ों को सही से रखें, ऑर्गेनाइज करके रखें, एक प्लान बना करके चलें, एक रूटीन बना करके चलें और उस रूटीन और उस प्लान के साथ डिसिप्लिन्ड होकर के रहें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें उसे, तो हम काफ़ी सारा समय बचा सकते हैं। जैसा कि अभी रिमझिम के केस में देखा कि उसे उसके अपने टाइम पर पूरा पूरा कंट्रोल नहीं था, वो अपने आप को टेलीफोन पर लंबे लंबे बातें करने से, 1.5-2 घंटे तक बातें करने से नहीं रोक पाई। इसके अलावा और क्या देखा हम लोगों ने कि उसने अपने घर में चीज़ों को, अपने पढ़ाई की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा, तभी तो उसे नोटपैड ढूंढने ही में ही उसे काफ़ी सारा वक्त निकल गया। तो भला किसी बच्चे के साथ में ऐसा होना चाहिए कि वो अपने पढ़ने के टेबल पर अपनी किताब या नोटपैड ढूंढने में आधे 1 घंटे का समय गंवा दे, जैसा कि रिमझिम के साथ में हुआ। तो इसका मतलब है कि उसका अपने टाइम पर कंट्रोल नहीं है, उसके पास कोई टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ नहीं है, उसके घर में उसने खुद से जो पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं उसे ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा है, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है और वो इन चीज़ों को लेकर के सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। सो यू हैव टू स्पेंड ए फ्यू मिनट्स डेली टू चार्ट ए सिस्टम फॉर योर नोट्स, होमवर्क etc. मेक श्योर यू राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन लुकिंग फॉर देम।
तो बहुत अच्छी बातें यहाँ बताई गई हैं। आपको रोज़ ऐसा कुछ करना चाहिए कि रोज़ सवेरे में थोड़ा-सा समय अपने लिए देना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर डे, हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर डे। आप अपना दिन कैसे बिताने जा रहे हो। तो जो भी काम हैं, जो भी ज़रूरी काम हैं, आपको अपने नोटबुक में नोट करना चाहिए, उसे एक प्रायोरिटी नंबर देना चाहिए कि पहले मुझे ये काम करना है, फिर ये काम करना है। You can also write down the estimated time involved with that particular सब्जेक्ट और वर्क। आप ये भी लिख सकते हो कि उस काम में आपका कितना समय इन्वॉल्व होने वाला है, कितना समय खर्च होने वाला है। तो फिर ये एक सही प्लानिंग हो सकती है। तो मैंने क्या बताया कि रोज़ के रोज़ आपको अपनी नोटबुक में जो भी आपके ज़रूरी काम हैं उसकी नोटिंग होनी चाहिए। एक लिस्ट, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना चाहिए कि कब होमवर्क करना है, कब स्कूल जाना है, कब मार्केट जाना है, कब बाकी सारी चीज़ें करनी है, कब सेल्फ स्टडी करना है, ये सारी चीज़ें। सो मेक श्योर यू राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन लुकिंग फॉर देम। If you keep your notes neatly and leave a space for extra notes to be written later, you could avoid rewriting them unless you use that as a form of revision. तो अगर आप सही नोटबुक में सही बातें सही जगह पर लिखते हैं तो आप काफ़ी सारा अपना समय बचा सकते हैं समय के बर्बाद होने से। क्योंकि अगर हम मैथ्स का नोटबुक फिजिक्स की किताब में, फिजिक्स की कॉपी में लिखेंगे, फिजिक्स का नोटबुक अगर मैं बायोलॉजी की नोटबुक में लिखूंगा, बायोलॉजी के नोट्स अगर मैं ड्राइंग की कॉपी में लिखूंगा, तो बाद में तो मुझे ढूंढने में दिक्कत आएगी ही और मेरा काफ़ी सारा समय खर्च होगा, बर्बाद होगा। इसके अलावा और भी है कि आपको अपने नोट्स अच्छे से साफ साफ लिखना चाहिए और वह हर एक नोट्स के साथ में थोड़ा सा स्कोप, थोड़ी सी जगह भी वहाँ पर छोड़ करके रखनी चाहिए कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इम्प्रूविंग द सेम यू कैन गेट द चांस, यू कैन गेट द स्पेस। अगर बाद में नोट्स को इम्प्रूव करना है या कुछ और भी चीज़ें वहाँ पर इंसर्ट करनी हैं तो आप उसे कर सको। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, यू विल हैव टू री राइट देम, आपको उसे दोबारा लिखना होगा और ऐसे में फिर दोबारा मेहनत करनी होगी, दोबारा उस काम के लिए समय खर्च होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हर नोट्स के साथ में थोड़ी सी जगह तो वहाँ छोड़नी ही चाहिए ताकि आप वहाँ पर कुछ नई बातों को, अच्छी बातों को इंसर्ट करके अपने नोट्स को बेहतर बना सको। और ऐसा तब नहीं करना है जब आपको लगे कि हाँ ये आपका नोट्स पूरा का पूरा फाइनल हो गया, अब उसमें किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन, इंसर्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसमें जगह नहीं छोड़ सकते हैं। तब तो फिर उसके बाद में ये रिवीजन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट बीइंग सजेस्टेड इन दिस चैप्टर, टेलीफोन कॉल्स। टेलीफोन कॉल्स आर अनदर टाइम वेस्टर्स। तो आप सब लोगों के दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, परिवार में लोग होते हैं, दूर दराज में रहने वाले दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, एंड दे कैन मेक यू कॉल एनी टाइम वेन एवर दे विल हैव फ्री टाइम विद देमसेल्व्स। तो टेलीफोन कॉल जो है ये बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। आपको इसके बारे में डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है, बहुत ख्याल रखना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपका पढ़ाई का एक स्पेसिफिक समय है तो उस केस में आपको अपने टेलीफोन कॉल उसे मीटिंग के मोड में, वाइब्रेशन के मोड में डाल देना चाहिए या फिर उसे स्विच ऑफ ही कर देना चाहिए। इट विल हेल्प इफ़ यू सेट ए पर्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी अगर आपने तय कर रखा है कि इस पर्टिकुलर समय में कोई फ़ोन कॉल आएगा तो आप रिसीव करोगे, बात करोगे, और ये पर्टिकुलर टाइम है आप किसी और को फ़ोन करो और उसे भी ये बात पता हो कि इतने से इतने बजे के बीच में आप उसे फ़ोन कर सकते हो, है ना। सो रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू कॉल यू अप ओनली देन इफ़ यू आर इन बिटवीन ए कोर। रिक्वेस्ट योर फॉक्स एंड सर्वेंट्स टू टेल द कॉलर यू विल कॉल लेटर, बट मेक श्योर यू कॉल अप आफ्टर द टास्क लेस्ट यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे। तो ये मैनेज करने की चीज़ है, डिसिप्लिन रहने की चीज़ है। आप अपने दोस्तों को फ़ोन करके बता सकते हो कि भाई बात करने का समय ये रखा है और इतने से इतने बजे तक मेरा पढ़ाई करने का समय है, इस बीच में तुम मुझे फ़ोन ना करो, मैं भी तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। और अगर आप किसी काम के बीच में होते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम के बीच में होते हो, तो आप अपने घर में लोगों से, सर्वेंट से बोल सकते हो कि भाई वो फ़ोन उठा करके इस तरह का मैसेज उसे दे दे
कि हाँ आप बिजी हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उसे बाद में कॉल कर लोगे। लेकिन एक बात का ध्यान में रखना है कि अगर आपने अपने दोस्त को मैसेज दिया है या आपके घर के लोगों ने उसे बताया है कि आप बाद में उसे फ़ोन करोगे, पढ़ाई का काम ख़त्म करने के बाद में, तो ये बात पूरी होनी चाहिए। आपको उसे बाद में ज़रूर फ़ोन कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ नेक्स्ट डे अगले दिन से ये होगा कि वो दोस्त, वो रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो एक डिसिप्लिन फ़ॉलो करने की बात है, एक कमिटमेंट पूरा करने की बात है और ये किया जा सकता है। So try to keep your study table clutter free. Now one more thing, आपको अपनी पढ़ाई की टेबल क्लटर फ्री रखना चाहिए। उस पर कुछ भी कूड़ा कचरा या गैर ज़रूरी चीज़ें, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसे नहीं रखना चाहिए। दैट शुड नॉट बी मेस्ड अप। वो बिल्कुल ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। उसे आपको अरेंज करके रखना चाहिए। आप चाहो तो सारे नोटबुक एक जगह पे रख लो, सारे किताबें एक जगह पे रख लो। जिन चीज़ों की ज़रूरत रोज़ होती है, जिन किताबों की ज़रूरत रोज़ होती है, उन्हें एक जगह पे रख लो। जिन चीज़ों की ज़रूरत रोज़ नहीं है, उसे कहीं और रख लो, है ना? सो हैव ए फिक्स प्लेस फॉर योर टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, डायरी एंड स्टेशनरी। आपके पास में प्रॉपर जगह होनी चाहिए कि आप टेक्स्ट बुक कहाँ पर रखोगे, नोटबुक्स कहाँ पे रखोगे, डायरी कहाँ रखोगे और बाकी के स्टेशनरी आइटम्स कहाँ रखोगे। अगर सारी चीज़ें एक ही जगह पर ऊपर नीचे दाएं बाएं होंगी, दैट विल बी मेस्ड अप। वो गडम गड्ढ हो जाएंगी और जब भी ज़रूरत होगी तो आपको ढूंढने में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आप इरिटेट भी होगे, खुद से भी झुंझलाओगे और उस बीच में जो देर हो रही होगी उसको लेकर के बाकी लोग भी परेशान होंगे। सो ऑल्सो कीप क्लियरिंग योर डेस्क ऑफ ऑल रफ नोट्स, ओल्ड मैगजीन्स etc. दिस वे यू वोंट हैव टू वेस्ट टाइम रमेगिंग थ्रू ए डेब्रिज बिफोर फाइंडिंग व्हाट यू नीड। तो आपको क्या करना चाहिए कि समय समय पर अपने टेबल पर से जो रफ नोट्स हैं, जो पुराने मैगजीन हैं, पुराने अखबार हैं, उन्हें हटाते रहना चाहिए। हमेशा ये चीज़ मेंटेन करना होगा कि हाँ मुझे इतने दिन के बाद में अपने टेबल को क्लियर कर लेना है, अरेंज कर लेना है। नहीं तो क्या होगा कि वहाँ पर पुरानी मैगजीन्स, पुराने अखबार और ऑल अदर रफ नोट्स विल बी पाइल्ड अप। वो सब के सब इकट्ठा हो जाएंगे और तब आपको अपनी काम की चीज़ें, सही नोटबुक सही समय पर ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करना पड़ेगा, है ना? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इस तरीके से आप अपना काफ़ी सारा समय बचा भी सकते हो। सो बी फर्म अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट यू, आइदर स्टॉपिंग योर ट्रेन ऑफ थॉट और डिस्ट्रैक्टिंग यू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने साथ में फर्म होना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा, श्योर होना पड़ेगा कि आप किसी भी और दूसरी चीज़ को अपने आप को डिस्टर्ब करने का मौका नहीं देंगे। खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती, कोई भी और चीज़ आपको डिस्ट्रैक्शन में नहीं डाल सकती। और ऐसा भी नहीं है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय स्कूल के बारे में तरह तरह की आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हों। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप टेलीविज़न के प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हो या शाम में जो क्रिकेट मैच खेलने जाना है उसके बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बी देयर वेयर एवर यू आर। जब आप जो काम कर रहे हो, आपका ध्यान, आपका मन उसी काम में होना चाहिए। खेलने के समय पूरी तरह से खेल के लिए और पढ़ाई के समय पूरी तरह से पढ़ाई के लिए। और इसके लिए आपको अपने दिमाग को सही हालत में रखना है। उसे बिल्कुल ही ऐसा नहीं होने देना है कि पढ़ाई के समय मन में फिल्मों की बातें आने लगें, शाम के क्रिकेट मैच की बातें आने लगें या दोस्तों की बातों का ख्याल आने लगे। सो लर्न टू से नो व्हेन नीडेड। तो कई बार आपको इस चीज़ के लिए ये भी करना होगा कि कुछ चीज़ों के लिए आपको मना करना सीखना होगा, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। क्योंकि अगर आप हमेशा हर चीज़ के लिए आप उन्हें हाँ कहोगे तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं और जब भी उन्हें ज़रूरत होगी वो आपके पास में पहुंच जाएंगे आपसे मदद लेने के लिए। और अगर आप सबकी मदद करते फिरोगे तो ऐसे में हो सकता है कि आपको अपने काम का नुकसान झेलना पड़े, अपने समय का नुकसान झेलना पड़े, ऐसा हो सकता है। So learn to say no when needed. Find your own ways of being polite but firm. Good friends will surely understand.
जो आपके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, वो इस बात को आसानी से समझेंगे कि अभी अगर आप उसे मना कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई मजबूरी है। यू मे हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट टास्क टू डू इन योर हैंड, दैट्स वाई यू आर डिनाइंग देम, है ना? ऐसा हो सकता है। और अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना करके भी रखनी चाहिए कि वो आपकी बातों को, वो आपकी मजबूरियों को, वो आपकी प्रायोरिटीज़ को, आपकी ज़रूरत को समझ भी सकें। Now what is the next point? The next point is very important point. It is about prioritizing your tasks. How to make a priority list. आपको अपने कामों की एक प्रायोरिटी लिस्ट बननी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रायोरिटाइज योर टास्क, प्रायोरिटाइज योर टास्क, है ना? तो ये जो वर्ब है ये बना है प्रायोरिटी से। प्रायोरिटी का मतलब क्या है? प्राथमिकी। व्हाट इज योर फर्स्ट जॉब टू डू, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब फॉर यू एट द मीन टाइम। इस समय आपके हाथ में सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, इसी चीज़ के लिए हम एक प्रायोरिटी बनाएंगे। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि अपने नोटबुक्स में हर दिन के लिए एक प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। सबसे ऊपर में आपको वो काम लिखने चाहिए जो सबसे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम है। उसके बाद आपको वो काम लिखने चाहिए जो अर्जेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। और सबसे नीचे में आप उन कामों को लिख सकते हैं लिस्ट में जिन कामों को अगर ना भी किया जाए या आज के दिन छूट भी जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। सो यू विल हैव टू लर्न टू मेक ए प्रायोरिटी लिस्ट। और आपको अपने सारे के सारे काम को इसी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से सेट करनी चाहिए। So while it is good to list out your tasks and make a to-do list, if you find you are not in the right mood to do a particular task, take up something else instead and then go back to it. ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने लिस्ट में जो काम नोट करके रखे हैं, कभी कभी आपका मूड ख़राब है, मूड डिस्टर्ब है और आप उस काम को नहीं करना चाहते, तो आप आधे घंटे का, 1 घंटे का पॉज ले सकते हो। उस बीच में आप कोई दूसरा इम्पॉर्टेंट काम कर लो जिसको लेकर के आपके मूड के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, और उस काम को निपटा करके फिर वापस इस छूटे हुए काम को कर लेना चाहिए। ओके, सो इट इज़ गुड टू लिस्ट आउट योर टास्क एंड मेक ए टू डू लिस्ट। तो एक टू डू लिस्ट, एक टास्क लिस्ट मेंटेन करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता रहता है कि आपके पास में कितने काम हो गए, हाउ मेनी जॉब्स हैव बीन फिनिश्ड बाय यू एंड हाउ मेनी जॉब्स आर स्टिल पेंडिंग इन द लिस्ट। तो इससे ये बैकलॉग का भी पता चलता रहता है। ये भी पता चलता रहता है कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, कौन सा काम कम ज़रूरी है, कौन सा काम आपने निपटा लिया और कौन सा काम अभी भी किया जाना बाकी है, दैट इज स्टिल पेंडिंग इन द लिस्ट। So battling with a task when your mind is elsewhere just takes up time without getting the work done. Do not spend too much time on trivial things. Do not spend too much time on trivial things. Work with the larger picture in mind. Trivial detailing and tasks tend to be major time wasters. So get going, do your work, but avoid दीज टाइम वेस्टर्स। तो यहाँ पर फिर से वही बात कही जा रही है कि आपको क्या करना है कि आपको टाइम वेस्टर्स को हावी नहीं होने देना है। यहाँ पर हम लोगों ने एक बात की ट्राइवियल थिंग्स। सो व्हाट आर ट्राइवियल थिंग्स? ट्राइवियल थिंग्स मीन्स थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। वो चीज़ें जो आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी नहीं हैं। तो क्या होगा कि यू हैव ए लिमिटेड टाइम स्लॉट। आपके पास में समय कितना है? समय एक तय समय है। आपके पास में कुल मिलाकर के 24 घंटे ही हैं और काम करने को, पढ़ाई करने को 8 से 10 घंटे ही हैं। और उसी 8 से 10 घंटे के हिसाब से आपने अपना प्लानिंग, आपने अपना शेड्यूल बना रखा है। और उस बीच में अगर कोई ट्राइवियल थिंग्स, जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, उस तरह के काम आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उस काम में लग जाते हैं और उसकी वजह से आपका काफ़ी सारा टाइम ख़राब हो जाता है तो काफ़ी सारी परेशानी होने वाली है। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में जो टास्क लिस्ट है उसमें हो सकता है कुछ ज़रूरी काम पेंडिंग रह जाए, वो कल के लिए शेड्यूल हो जाए।
और मैं आपसे बार बार ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि इस बात को आप अपने मन में रख लो कि हर अगला दिन अपने हिस्से का काम लेकर के आता है। हर अगला दिन अपने हिस्से का काम लेकर के आता है। तो आपको आज का काम आज ही करना चाहिए, इसे कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए। इसे हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हैं, जिसमें अक्सर लोगों के अंदर में अंदर से टेंडेंसी होती है, मन में एक भाव आती है कि अरे अरे छोड़ो, इस काम को कल कर लेंगे, कल देख लेंगे ना। और फिर कल आ गया तो फिर होता है कि नहीं नहीं, अब तो आज ये ज़रूरी काम है, ये ज़रूरी काम इसे पहले करते हैं, इसे रहने देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे में जो बहुत ही ज़रूरी काम होता है वो आजकल होता होता डेडलाइन के करीब आ जाता है, और उस केस में आप बड़ी हड़बड़ी में होते हो और उस हड़बड़ी में आपसे गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्राइवियल थिंग्स। जो काम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं है वो टाइम वेस्टर भी हो सकता है, वो आपका काफ़ी सारा समय बर्बाद भी कर सकता है। तो हमेशा दिमाग में बड़े पिक्चर का ख्याल रखना चाहिए। जो मेजर टास्क हैं, जो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, उसकी लिस्ट बना करके चलना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे गैर ज़रूरी काम हैं उसे हम लिस्ट से बाहर भी रख सकते हैं, ध्यान नहीं भी दे सकते हैं। तो आखिर में फिर से एक बार आप सब लोगों को बोलूँगा कि ये जो चैप्टर अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जिसका नाम था बीट द क्लॉक, एक्चुअली इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट, तो ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सिर्फ उन्हें ही टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ आई एम ए स्टूडेंट, इफ़ आई एम ए टीचर, वी ऑल्सो नीड टू मैनेज आवर टाइम। क्योंकि समय सीमित है, टाइम इज़ लिमिटेड, और हम सब लोगों के पास में काम बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम ऐसे होते हैं, दे अपीयर विद देयर डेडलाइन, वो हमेशा अपने डेडलाइन के साथ आपके पास में आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो इस दुनिया में सारे के सारे काम ही ऐसे वैसे हो जाते हैं। आप सोच करके देखो कि आपके पढ़ाई का जो सेशन होता है वो 12 महीने का होता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, पीरियोडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड देयर आर शेड्यूल्स फॉर ऑल दोज एग्ज़ाम्स। सबका एक तय समय होता है कि 3 महीने के बाद ये होना है, 6 महीने के बाद ये होना है। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, टीचर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो ये सारे के सारे जो सिलेबस हैं ये पूरा कैसे होगा, आपकी पढ़ाई पूरी कैसे होगी, है ना। सो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो समय के साथ में ट्यूनिंग होनी चाहिए, टाइम के साथ में सिंक होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि समय की रफ्तार अलग है, आपकी रफ्तार अलग है, क्योंकि अगर दोनों की रफ्तार अलग अलग होगी तो उस केस में आपके काफ़ी सारे काम छूट सकते हैं और आप समय की रेस में पीछे आ जाओगे। आपके काउंटर पार्ट, आपके बैचमेट्स, आपके क्लासमेट्स आपसे आगे निकल जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि काम तो उन्होंने भी किया, काम आपने भी किया, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट आपसे बेहतर था। उन्होंने टाइम वेस्टर्स बग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आगे भी एक लेक्चर सेशन रखूँगा और उसके बारे में हम लोग फिर से डिटेल में बात करेंगे। उसका लिंक मैं समय पड़ने पर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपका ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज़ किया है, कंक्लूड किया है, जिसका नाम था बीट द क्लॉक, कि किस तरीके से हम लोग समय को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं, घड़ी को पीछे छोड़ सकते हैं। घड़ी में पीछे छोड़ने का मतलब ये है कि हमेशा आपके पास में काम खत्म होने के बाद भी थोड़ा सा समय खाली बचना, ताकि आप एक बार उसे रिव्यू कर सको, है ना। और अगर आप समय को अपने हाथ में नहीं रखेंगे, उसे कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, टाइम वेस्टर्स वो आपके ऊपर में हावी हो जाएंगे और आप हमेशा हड़बड़ी में रहोगे, आप डिप्रेशन में रहोगे, आप टेंशन में रहोगे और आपके काम पीछे छूट सकते हैं और आप ज़िंदगी की रेस में पीछे हो सकते हैं। तो आखिर मैं एक बार ग्लॉसरी के टर्म्स को देख रहा हूँ। सो फर्स्ट वर्ड इज एश्योर्ड। एश्योर्ड का मतलब है गारंटीड। पीस ऑफ केक, इसका मतलब है बहुत आसान काम होना, एन ईजी वर्क टू डू। मैराथन, ये तो समझने की बात है, वेरी लॉन्ग। यैपिंग, यैपिंग का मतलब है टॉकिंग नॉइजली इन एन इरिटेटिंग वे, जोर जोर से बातें करना और इस तरीके से टेलीफोन पर या किसी से बातें करना कि सुनने वालों को, आस पड़ोस वालों को
दिक्कत महसूस हो, परेशानी हो। सो डाउन द ड्रेन, ड्रेनिंग, ये इसका मतलब होता है वेस्टेड, बर्बाद करना। बिटेन, बिटेन यहाँ पर है अफेक्टेड, प्रभावित होना। टाइम वेस्टिंग बग, ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इट मीन्स दैट हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम, एक ऐसी खराब आदत जिससे कि आपका समय बर्बाद होता है। तो टेक ओवर, टू विन, टू चार्ट, चार्ट करने का मतलब है टू डेवलप, इवॉल्व, प्लान करना। पर्टिकुलर, इसका मतलब है फिक्स्ड, एक निश्चित, एक स्पेशल चीज़। CHORE, कोर, कोर का मतलब है डेली वर्क, इसी को, इसी का जो प्लूरल होता है उसे हम लोग कोरस भी बोलते हैं, डेली कोरस, नित्य कार्य। फॉक्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपसेट होना, नॉट हैप्पी, नाखुश होना। क्लटर, क्लटर का मतलब ही होता है जब चीज़ें बिल्कुल मेस्ड अप हों, ऊपर नीचे रखी हों, अस्त व्यस्त हो सारा का सारा कुछ। एक और वर्ड यहाँ पे है रमेजिंग, RUMMAGING, इसका मतलब होता है लुकिंग फॉर थिंग्स, चीज़ों को ढूंढना, और उसको ऐसे ढेर में से ढूंढना जहाँ पर सारी चीज़ें अस्त व्यस्त करके रखी हों। DEBRIS, डेब्रिज, डेब्रिज मीन्स रबिश, गार्बेज। इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब आप समझ सकते हो, किसी को इंटरप्ट करना मतलब उस जो कुछ भी कर रहा है उसके बीच में रुकावट डालना, बाधा डालना, डिस्टर्ब करना। प्रायोरिटाइज का मतलब है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, कि प्रायोरिटी के हिसाब से, काम की प्राथमिकताओं के हिसाब से कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम है, उसके हिसाब से चीज़ों को तय करना, लिस्ट बनाना। बैटलिंग, दैट इज स्ट्रगलिंग, संघर्ष करना, भिड़ना। और सबसे लास्ट में जो वर्ड है दैट इज ट्राइवियल, TRIVIAL, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, वेरी लेस इम्पॉर्टेंट, तुच्छ या महत्वहीन चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिसका महत्व नहीं है, जो आज के समय में वैल्यू लेस हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर ख़त्म किया, बीट द क्लॉक। आगे चल कर के मैं एक लेक्चर सेशन रखूँगा जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सिखाऊंगा, और इस चैप्टर में अगर कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें भी बताई गई हैं तो मैं उसे भी डिस्कस करूँगा। तो हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, न्यू एज कोचिंग। इसे आप अपने बैचमेट्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए। In future, I will be uploading more and more lectures for you related to the subjects of Hindi, English, Social Studies, Science, Computer Science and Mathematics also. So keep learning, enjoy my lectures. हम लोग फिर मिलते हैं, बाय।